नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है वो आ रहा है बर्मन फैमिली से। बर्मन फैमिली क्या है? भारत की काफ़ी प्रसिद्ध फैमिली है। डाबर जो कंपनी है उसके प्रमोटर यही लोग हैं। ठीक है, तो डाबर जैसे जिनको नहीं पता है, आपने डाबर का च्यवनप्राश खाया होगा, डाबर के और सारे प्रोडक्ट यूज़ करे होंगे, उसके प्रमोटर ये लोग हैं। अब ये लोगों ने ये ठाना है कि एक NBFC कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसका नाम है रेलिगेयर, उसमें ये मेजॉरिटी स्टेक खरीदना चाहते हैं। 25% स्टेक तो इन्होंने 2023 तक ही बढ़ा लिया था। अब ये एडिशनल 26% स्टेक एक्वायर करना चाह रहे हैं। वो एडिशनल 26% क्यों एक्वायर करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने RBI का परमिशन लिया था, RBI ने अप्रूव कर दी। आप कहेंगे कि इसके लिए RBI का परमिशन लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वो NBFC है। अगर वो NBFC नहीं होती ना तो RBI के परमिशन की आवश्यकता नहीं। बैंक, NBFC, इनका रेगुलेटर RBI। अभी इनको केवल RBI से ही परमिशन नहीं लेनी, अभी इनको सेबी से भी लेनी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लेनी। तो उनसे वो ले चुके हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे कि CCI ने जो है वो अप्रूव कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये वाला। तो जब भी हम किसी कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक ले रहे होते हैं, अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो हमें सेबी से भी लेनी है, बाकी तो लेनी लेनी, और उसके रेगुलेटर से भी परमिशन लेनी होती है। सही है, IRDA से भी लिए, क्योंकि जो रिलायंस है, रेलिगेयर है, सही है, रेलिगेयर कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस भी बेचती है। तो इन सब से लेनी होती है परमिशन, जितने भी उसमें रेगुलेटर इन्वॉल्व रहते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए इस न्यूज को कवर करने से पहले, ये इसके लिए एक ओपन ऑफर लाएंगे। ओपन ऑफर क्या होता है? ओपन ऑफर वो ऐसे होता है जैसे मान लीजिए मार्केट में शेयर 1000 रुपए का चल रहा है, इनको 26% शेयर एक्वायर करना है। तो ये क्या करेंगे, कुछ प्रीमियम देंगे, जैसे 1050 में ओपन ऑफर लाएंगे, 1075 में लाएंगे। तभी बाकी लोग कंपल्सिवली बिड करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार 75 रुपए प्रीमियम मिल रहा, तो बिड करते हैं। उसके बाद इनके पास 26% स्टेक आएगी। सही है, अभी नहीं है, वो बाद में आएगी जब लोग बिड करेंगे। ऐसे ही टेक ओवर किया था कंपनी का इलॉन मस्क ने, ट्विटर का किया था ना। पहले उन्होंने 15-17% की स्टेक ली, बाद में उन्होंने क्या करा, वो एक ऐसा ओपन ऑफर लाए जिसमें इतना प्रीमियम था, शेयर में इतना प्रीमियम था कि सारे लोगों ने 100% लोगों ने क्या करा, बिड कर दिया, और वो कंपनी को प्राइवेट ले गए। तो सही, तो जितने शेयर होल्डर थे उन सब ने अपना स्टेक बेच दिया। सेम भारत में हुआ था NDTV में, पर NDTV में पूरी स्टेक नहीं बिकी, 51%, खाली 51%। तो ये रहता है ओपन ऑफर। जब भी किसी कंपनी का टेक ओवर करना होता है, जिनके शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो उसके लिए ओपन ऑफर लाना पड़ता है। दैट इज द थिंग। अब अगली खबर आ रही है कि भारत के जो रिजर्व बैंक है उसके नए गवर्नर सरकार ने अपॉइंट कर दिए हैं। नए गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। ये IAS केडर, ये IAS यानी IAS है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और सही है, ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में सेक्रेटरी है। तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में पहले ही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो वहां से RBI ये आप संभालेंगे। ठीक है, इनका टर्म 3 साल का है। इससे पहले जो गवर्नर थे शक्तिकांता दास, उनका टर्म 6 साल का था, क्योंकि 3 साल तो उनका नॉर्मल टर्म था, 3 साल उनको एक्सटेंशन मिला। 1991 के बाद वो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये गवर्नर जो है वो 26th गवर्नर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। INS तुशील बहुत दिनों से चर्चा में है। ये एक फ्रिगेट है जो भारत रशिया से खरीद रहा है। तो बहुत ही एडवांस लेवल का स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसे लेने के लिए यंतर शिपयार्ड गए थे, जो कि रशिया में, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और नेवी के कुछ ऑफिशियल्स। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2 साल पहले, मतलब कई साल पहले इसकी डील हुई थी। 2 साल पहले नहीं, 2 साल पहले ये मिलने थे, ये भारत में कमीशन होने थे। ठीक है, पर हुआ क्या, रशिया यूक्रेन की हो गई वॉर। अब जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो इस फ्रिगेट में बहुत सारे कंपोनेंट यूक्रेन से आते हैं। उसका रीजन ये कि पहले वो खुद USSR का हिस्सा था, तो जैसे डिफेंस इंडस्ट्री बटी तो बहुत सारे जो हमारी शिपयार्ड है वो चले गए आपके यूक्रेन के पास। तो यूक्रेन से आने थे, इसीलिए वॉर चल रहा था, तो इसीलिए वो लटक गया मामला, इसीलिए ये सब स्लो हुआ। तो 2 साल लेटी से 2 साल लेट ये कमीशन हुआ। 2 साल की लेट हो गई इसमें। अब क्या है कि 6 महीने के बाद एक और, अभी तो एक ही आया फ्रिगेट, ऐसे 4 फ्रिगेट की डील थी। पहला फ्रिगेट आ चुका है, एक और फ्रिगेट 6 महीने बाद वो कमीशन होगा। ये भी यंत्र से ही बनेगा। तो यंत्र क्या है, शिपयार्ड। बाकी 2 फ्रिगेट भारत में बनेंगे।
बाकी 2 फ्रिगेट भारत में बनेंगे मेक इन इंडिया के अंतर्गत। तो ये आगे 4 स्टेल्थ क्लास फ्रिगेट आने वाले, ये तलवार क्लास का फ्रिगेट। आगे बढ़ते हैं, बीच में आपको दिख रहे होंगे, देखो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ये इंडियन नेवी के लोग, ये देख। आगे बढ़ते हैं, अब क्या खबर आई है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है रूरल वर्कफोर्स में वो 69% बढ़ गया 5 सालों में, और 69% एक सिग्निफिकेंट नंबर है, अच्छा खासा नंबर है। तो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, उनकी एक पूरी काउंसिल होती है, उनके एक काउंसिल के मेंबर से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ये बताया, उनका नाम शमिका रवि है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है महिलाओं के लिए, जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक, आज ही हम एक और स्कीम को कवर करेंगे नीचे, ठीक। तो ये ऐसा चेंज देखा गया। अच्छा, सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो आया वो आया बिहार, और 97% इंक्रीज हुआ। सेकेंड नंबर झारखंड का है, फिर वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ सब एक्सपेंशन हुआ है। ओवरऑल ऐसा ट्रेंड देखने को आया कि रूरल एरियाज में ये ज्यादा जंप हुआ कंपैरेटिवली अर्बन के। और ध्यान से समझिएगा, हम ग्रोथ की जंप की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रोथ में जंप की बात कर रहे हैं, ठीक। ये हो, आगे बढ़ते हैं। ये एक डेटा है जो इकोनॉमिक्स टाइम में छपा है और बड़ा काम का है। इस डेटा में क्या कंपैरिजन करा है, 1850 से 2022 के कार्बन एमिशन यानी CO2 एमिशन का कंपैरिजन करा। अब आप कहोगे 1850 क्यों लिया है, तो बहुत पुरानी बात है। उस समय क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में और यूरोप में चल रहा था। तो उस समय देखो, आपको एक चीज ध्यान से समझ में आएगी कि यूरोप जो है, यूरोप मतलब यूके, वो इतना ज्यादा एमिशन कर रहा था। देखो आप कितना ज्यादा एमिशन है, सही, उस समय के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। आज की डेट में जो नंबर 1 है वो चाइना है, आज मतलब ये 2022 तक का डेटा है। सेकंड नंबर पे यूएस है, थर्ड नंबर पे इंडिया। सबसे खतरनाक जो कंसर्निंग है वो है यूएस का, पॉपुलेशन वहां इतनी कम है, तब भी वो चाइना का डबल और इंडिया का 8 टाइम्स जो है वो CO2 एमिशन करता है। तो इनको CO2 एमिशन घटाने की बहुत आवश्यकता है। तो अगर हम 1850 से 2022 का CO2 एमिशन कंपेयर करें ना, तो 182 गुना हो चुका है, सही। इसीलिए दुनिया में टेम्परेचर राइज, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें आ रही है, सही। आगे बढ़ते, ये डेटा आप इसको कोट कर सकते हैं इंटरव्यू में, आप इसको कोट कर सकते हैं ऐसे में, तो ये बहुत जगह यूज में आता है, ठीक। अब छठी न्यूज ये है कि रिटेल कार का जो सेल्स है ना वो 14% गिर गया। कौन से महीने में, नवंबर में। एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि एक तो शादी का महीना है, इस बार बहुत शादी थी, सही। दूसरा ये था त्योहारों का महीना था, तो सेल बढ़नी चाहिए थी, पर हो क्या रहा कि सेल घट रही, डिक्लाइन हो रहा है। ये बड़ी खराब स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति, ठीक। अब हुआ क्या है कि जो टू व्हीलर्स है उसमें तो अच्छा खासा इजाफा हुआ है, पर जो पैसेंजर व्हीकल्स है, ये दिख रहा है आपको, PV पैसेंजर व्हीकल, इनमें डिक्लाइन हो गया 13.72, तो 14% के आसपास। CV कमर्शियल व्हीकल में भी डिक्लाइन है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब कंजम्पशन बहुत वीक हो जाता है। कमर्शियल व्हीकल में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें वीकनेस है, लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी की कमी है, ये इसका रीजन है। अच्छा, एक आपको बड़ी अजीब सी चीज दिख रही होगी, ट्रैक्टर में काफी जंप है, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि इस साल मानसून बहुत बढ़िया हुआ है, तो जो रूरल एरियाज है ना वहां कंजम्पशन की इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये अगर आप FMCG कंपनी के रिजल्ट देखते हैं तो वहां भी ये साफ दिखता है अब कि रूरल एरियाज में डिमांड इतनी कमजोर नहीं है जितनी अर्बन एरियाज में, सही है। तो इसके कई कारण है, एक तो वेज ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं है, बहुत ही स्लो है। दूसरा क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये मल्टीपल रीजन है, ठीक। तो ये हमने विभिन्न डेटा आपको बता दी। अच्छा, जैसे ही पेंडेमिक हुआ ना, पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, पेंडेमिक के बाद जो 3-4 साल रहे उसमें बड़ी तेजी से एक्सपेंशन हुआ। क्यों एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि देखिए इसको कहते हैं रिवेंज शॉपिंग का कॉन्सेप्ट। तो इतने साल लोग घर के अंदर रहे, उन्होंने कहा अब हम शॉपिंग करेंगे, जम के खर्चा करेंगे, क्योंकि इतने साल तो उन्होंने कुछ खर्चा ही नहीं किया, उसको रिवेंज शॉपिंग कहते हैं। तो उन 3 सालों में सही बहुत ज्यादा कार की सेल हुई। अब क्या हो रहा है, कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि नॉर्मल तो यही था जो अभी है, वो तो ये हुआ कि रिवेंज शॉपिंग हुई इसीलिए इतनी सेल बढ़ गई, एक ये भी कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिए। अगली खबर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना लॉन्च करी है, और ये योजना LIC की योजना है। अब इसमें है क्या, अभी हम बात कर रहे थे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये एक और योजना है जिसमें क्या हो रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है। वो क्या रहा है कि
LIC और सरकार ने मिलकर एक टारगेट बनाया कि 2 लाख महिलाओं को वो एजेंट वो बना देंगे LIC का। 3 सालों के लिए टारगेट है। अब इसमें क्या है, जो हमारा क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एज उन महिलाओं की होनी चाहिए 18 से 70। ये फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल याद करने हैं, यही सीधा पेपर में आ जाएंगे। दूसरा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा उनको, पहले साल 7,000 का, दूसरे साल 6,000 का और तीसरा 5,000 का। अच्छा, स्टाइपेंड क्यों मिल रहा है, ये बड़ी अनोखी सी बात है, क्योंकि जब भी आप एजेंट बनेंगे ना तो कोई बहुत ही सही है, तो इतनी कोई ज्यादा सैलरी नहीं होती, जितना आपका कमीशन होगा उतना आपको पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो है LIC उनको स्टाइपेंड भी दे रही है। तो यहाँ से 2 लाख रोजगार पैदा होंगे। ठीक, तो ये है। अच्छा, एक और चीज है, भारत में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है ना वो केवल 4% है, जबकि दुनिया का ही जो एवरेज है वो 6.8 है। सही है, तो सरकार ये भी चाहती है कि एक तीर दो निशान, वुमेन को रोजगार मिले, सही है, रोजगार बढ़े प्लस इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़े। तो ये 2 चीजें सरकार इससे 2 टारगेट अचीव करना चाह रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, PM ने लॉन्च करी है बीमा सखी योजना, ये LIC के द्वारा है। 2 लाख का नंबर याद रखिएगा, 3 साल में टारगेट अचीव करना है। 18 से 70 याद रखिएगा, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये याद रखिएगा। पहले साल 7,000 का स्टाइपेंड, दूसरे साल 5 और तीसरे साल दूसरे साल 6 और तीसरे साल 5। सीनियर सिटीजन, देखिए आयुष्मान वाया वंदना योजना अभी आई है, सही है, तो उसका कार्ड अब इशू होने लगा है। ये है क्या, आपने PM आयुष्मान भारत सुना होगा, उसमें क्या है, जन आरोग्य योजना जो है वो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, उसमें लोगों का इंश्योरेंस कार्ड बना है, तो 5-5 लाख का इंश्योरेंस मिला है। किन्हें, जो SEC में, सही है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो लोग कमजोर है, जो लोग इकोनॉमिकली वीक है, उनको ये मिला है, सही है। अब सरकार ने इस बार क्या एडिशन किया कि जो वृद्ध लोग हैं उनको हम SEC से चेक नहीं करेंगे, जो वृद्ध है वो तो वृद्ध है, उसको सीधा दे देंगे, तो उसको आयुष्मान वाया वंदना कार्ड दे देंगे जो 5 लाख का ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर उसको देगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये तोहफा है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास दोनों कार्ड है, सही, आप ऐसे सीनियर सिटीजन है जो SEC में भी आते हैं, सही, तो आपके लिए क्या बढ़िया बात है, आपके लिए टॉपअप की तरह काम करेगा। तो आपका इंश्योरेंस कितने का हो गया, 5 लाख, और जब वो कंज्यूम हो जाएगा तो 10 लाख। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, इसमें नंबर लिमिट्स आप ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कल फैसला लिया है। उन्होंने क्या करा, जो वुमेन आर्मी ऑफिसर है उन्हें परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया। अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको देते हुए ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें हम जेंडर के बेसिस पे पार्शियलिटी नहीं कर सकते, तो जो मेल के लिए है वही फीमेल के लिए भी होगा। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, व्हेन अ सिटीजन विन अ कोर्ट रूलिंग अदर इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस शुड ऑटोमेटिकली बेनिफिट। कहने का क्या मतलब है, अब खुद सोचो, आर्मी के लिए वुमेन, आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए वुमेन लड़ी, तो नेवी में भी तो लड़ी होंगी, तो CRPF में भी तो लड़ी होंगी, तो वहां उन सबको एक उम्मीद जगेगी क्या कि यार देखो आर्मी में मिल गया है तो हमारे वहां भी मिल सकता है। प्लस जो चेंज आएगा रेगुलेटरी वो खुद ही आ जाएगा, क्या पता उन्हें कोर्ट ही ना आना हो, वो पढ़े। जो नेवी के हेड है, सही है, जो नेवी में ये सब चीजें देखता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो खुद ही कर दे कि वुमेन वहां तो जाके जीती जाएंगी, इससे बढ़िया हम सुधार को खुद ले आए, तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज आता है। तो ये एक कल SC का बड़ा फैसला है, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, अभी हमने बिहार की थोड़ी तारीफ करी क्योंकि वहां PLFS में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, पर एक बहुत ही बुरी खबर आई है, वो क्या है कि सेक्स रेशियो जो बिहार में है ना बर्थ के, वो डिक्लाइन हो गया, और वो डिक्लाइन बहुत भयंकर हुआ है। 882 पर 1000 महिला, पर 1000 वो लड़के, ये हाल है। मतलब बर्थ के समय में लोग पहले ही जेंडर चेक करा के बर्थ होने नहीं दे रहे लड़कियों का, इसीलिए 882 आउट ऑफ 1000 ये है सेक्स रेशियो। सरकार ने भी, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अब प्लेज लिया है कि हम PCPNDT, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसका उसको देख लीजिए, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इन पर हम सख्ती से रोक लगाएंगे। हालांकि देखिए क्या होता है, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो डायग्नोसिस करना पड़ता है, सही है, मतलब अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा बच्चे की कंडीशन देखने के लिए और भी मल्टीपल रीजंस के लिए। पर उसमें क्या हो रहा है, कई लोग जेंडर बताते रहे, जेंडर बताने से क्या हो रहा है, लोग बच्चा गिरा दे रहे हैं। अभी बड़ा इशू है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, महिलाएं कम हो रही है। अब देख रहे हो 882 आउट ऑफ 1000,
मतलब बहुत ही कम है, तो ड्रास्टिकली कम है। अच्छा, ये पिछले साल ये आंकड़ा कितना था, 894। तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जाए, बड़ा इशू। अभी तक 21st सेंचुरी में भी देखो ये इशू बरकरार है देश में। 10th, रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका आंकड़ा नवंबर में घटकर आ सकता है। अक्टूबर में ये आंकड़ा 6.21 आया था, जो कि 14 मंथ हाईएस्ट था। अब ये घटकर आ सकता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा, और ऐसी आशंका आरबीआई को भी है। इसीलिए क्या हो सकता है कि जो अब दिसंबर के बाद फरवरी में अगली बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होनी है, तो ऐसी पूरी संभावना है कि उसमें रेट कट हो जाएगा 25 बेसिस पॉइंट का। देखो क्या होता है, ठीक है। अभी तो वो घट के आ रहा है। अच्छा, इसके घटने का क्या कारण है? इसके घटने का कारण है वेजिटेबल प्राइसेस में मॉडरेशन है, तो वो अब इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। ये एक मेन रीजन है। दूसरा एक मेन रीजन है कि भारत में मानसून इस बार बढ़िया है, रवि की जो बुआई है सीजन में वो भी बढ़िया हुई है। तो ये सब मल्टीपल रीजन है। अगला, ये छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा होगा, आरित कपिल नाम है इसका। इसने क्या कर दिया, बड़ा एक मतलब अचीवमेंट इसने ले लिया है छोटी सी उम्र में। 9 साल का ये बच्चा है, ठीक है, 9 साल 2 महीने 18 दिन का। इसने क्या करा, एक ग्रांड मास्टर को हरा दिया, और ये भारत का यंगेस्ट प्लेयर बन गया जिसने ये कारनामा कर दिखाया। दुनिया में ये 3rd नंबर का है। तो इस बच्चे का नाम ध्यान रखिएगा, ये सीधा पेपर में आ सकता है। आरित कपिल इज रिलेटेड टू व्हाट स्पोर्ट्स? आपको ध्यान रखना होगा, चेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के बारे में आपने सुना होगा। तो इंडियन ड्राइवर कुश मैनी, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने क्या करा, FIA F2 कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है ये जीत गए। तो ये पहले इंडियन है जो ये जीते, ठीक। और ये पहले इंडियन है जिन्होंने F2 पोल पोजीशन क्लेम करी, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, जैसे आप जीत जाते हो तो आपको पोल पोजीशन मिल जाती है। तो ऐसा कुछ है, वो काफी डिटेल है इसका, इतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। केवल कुश मनी को आप ध्यान रखिए, इतना ही बहुत है, ठीक। तो कुश मनी का ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुश मनी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो उसका सही आंसर क्या होगा, फॉर्मूला 1 रेसिंग स्पोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी खबर है, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। ये जो वुमेन आपको स्क्रीन में दिख रही, इनका नाम है भराती कोल्ली। इन्हें क्या है, इन्हें एक अवार्ड मिला है, राइजिंग स्टार वुमेन लीडर्स ऑफ बैंकिंग अवार्ड। ये आंध्रा की है, और इन्हें ये अवार्ड मिला है वुमेन वी एडमायर से। अच्छा, करंटली ये वर्किंग है ICBC में। ये चाइना का एक सब बहुत बड़ा बैंक है, और दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स में ये आता है। तो ये वहाँ है बैंकिंग में कार्यरत। तो ये इनको अवार्ड मिला है। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। राइजिंग स्टार वुमेन लीडर्स ऑफ बैंकिंग, और ये अवार्ड किसने दिया है, वुमेन मी एडवायर। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।